कितना भी साधारण हो या लाइलाज हो, अगर उसके बारे में हमें सही जानकारी मिल जाए, सही समय पर मिल जाए और फिर हमारा नज़रिया उसको लेके सकारात्मक हो जाए तो शायद उसका इलाज करना आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर अमलेंदु त्रिपाठी आज बात करने वाला हूँ ऐसी ही एक सिचुएशन की जिसे हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि ASD। तो ASD की रिकवरी किन पॉइंट्स पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है, जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको बहुत स्ट्रांग होप रखनी है। ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोस हुआ है, पेरेंट्स होपलेस हो जाते हैं और कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो उनको होपलेस करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को रिकवर होते हुए देखा जा रहा है और कुछ रिसर्चेस भी ऐसी आई हैं कि जो ये साबित करती हैं कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन दे लूज देयर डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म बाय द एज ऑफ 6 to 7 years। तो हमने भी बहुत सारे बच्चों को रिकवर होते हुए देखा है, नॉर्मल लाइफ में आते हुए देखा है। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग होप के साथ आगे बढ़ना है, सही नॉलेज के साथ आगे बढ़ना है, सही सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है, जिससे कि हम बच्चे को सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट दे सकें और उसको रिकवरी की ओर ले जा सकें। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि असेसमेंट एंड एक्सेप्टेंस। असेसमेंट कराना है, जैसे ही आप बच्चे में देखते हैं कि वो थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, वो अपने आप में ही मस्त रह रहा है, वो स्पिनिंग कर रहा है, स्पिनिंग वाले चीज़ों के साथ खेल रहा है, वो अपने आसपास के बच्चों के साथ भी नहीं मिक्सअप हो रहा है, तो अपनी चीज़ों को बता नहीं पा रहा है, उस अपने डिमांड्स भी नहीं बता पा रहा है, पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, तो इसके मतलब कि आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है और उसके असेसमेंट के लिए आपको आसपास अपने फिजिशियन से मिलना है। जैसे ही आपका असेसमेंट होगा, आपकी डायग्नोसिस बनती है, तो अगला कदम आता है एक्सेप्टेंस की। वी हैव सीन वन ऑफ द पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट दैट कि उनके बच्चे को ये ऑटिज़म डायग्नोस हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो ये कुछ दिन तक तो ठीक था। तो और फिर बहुत सारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि अरे बोल पड़ेगा, वो तो 4 साल में बोला था, उनका बेटा तो 3 साल में बोला था। तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और एक्सेप्ट करने में कई बार जो है इतना टाइम लग जाता है कि जो ट्रीटमेंट सही समय पे स्टार्ट होने के बाद रिकवरी के चांसेस रहते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एज अर्ली एज we start treatment, we have lot of hope and chance of recovery। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप एक्सेप्ट करिए, कोई बात नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है, आपने जो है डायग्नोस करवा लिया है, अब उसके जो प्रॉब्लम सामने आई है उसके ट्रीटमेंट पे जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आते हैं कि कैसे हम अपने स्तर पे ऐसा पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक जैसे आपका जो लाइफस्टाइल रहा है उसमें आपको काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आप कई बार होता है कि आप ऑफिस से आए थके हुए हैं, अपने बच्चे को आपने मोबाइल पकड़ा है, आप अपने रेस्ट में लग गए या अपने और वर्क में लग गए। लेकिन अब आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, आपको बच्चे के साथ इंगेज रखना है। और आपको चाहे वन ऑफ द पेरेंट्स, चाहे मदर या फादर, दोनों में एक को चाहे छुट्टी लेनी पड़े, चाहे कुछ दिन के लिए जॉब अवॉइड करनी पड़े, लेकिन ये करना पड़ेगा। ग्रैंड पेरेंट्स को साथ में लगना पड़ेगा, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बच्चे के साथ इंगेज करना है। मतलब हमें उसके साथ, उसके वर्ल्ड में घुस के और उसके साथ जो है इंगेज करते हुए जो प्लेफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको करना है। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि जितनी देर तक बच्चा अपने वर्ल्ड में रहेगा वो उतना ही वो सबसे कट ऑफ होता चला जाएगा, वो नई चीज़ें नहीं सीखेगा, नई चीज़ें नहीं ट्राई करेगा। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है कि वो है इंगेज एंड इंगेज। लॉट ऑफ एंगेजमेंट्स यू हैव टू गिव, देन यू विल सी very fast and quick recovery in your child।
ठीक है। अब आते हैं और फिर इंगेज कैसे करना है। सो थर्ड पॉइंट इज कि आपको क्या करना है कि बहुत सारी फन बेस्ड एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे कि एक सिंपल बच्चे को आप समझाते हैं तो आपने कोई पिक्चर दिखा दी है, कोई साउंड दिखा दिया, तो बच्चे दे कैन रिकग्नाइज। देखिए बच्चे बहुत सारी चीज़ें आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, उनकी नकल करते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इनमें यही चीज़ें तो मिसिंग होती हैं, वो आसपास से नहीं सीखते हैं। तो इस वजह से आपको जो है उनको उनके साथ बैठ के उनके साथ उनके गेम में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर वो टॉयज़ खेल रहे हैं, अगर वो कार खेल रहे हैं, तो आपको बैठ कर उनके साथ कार चलाना है। आपको जब उनको लगेगा कि ये तो मेरे ही जैसे हैं, मेरे साथ भी खेल रहे हैं, ये पूरी तरह से मैं जैसे खेल रहा हूँ वैसे ही खेल रहे हैं, तो वो आपको भी अपने वर्ल्ड का, अपने टेरिटरी का हिस्सा बनाएंगे। और फिर आपका जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो जो जो आप करोगे हो सकता है वो बच्चा उस आपके साथ वो चीज़ करे। अब छोटे छोटे चीज़ है, जैसे कि आप घर में कोई वर्क कर रहे हो, कोई पेंसिल है, कोई बुक है, या घर में किचन में है, बच्चे को आपने पकड़ा दिया, कोई बेसन पकड़ा दिया, कोई बर्तन पकड़ा दिया, बेटा यहाँ से यहाँ ले जाओ। कोशिश करें कि आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें बच्चे के साथ। शुरू में दिक्कत होगी, इट विल टेक 1 और 2 मंथ्स इन सब चीज़ों को करने के लिए, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा 1 और 2 मंथ में। ठीक है। और जैसे कि बच्चे को आपको बताना है कि हॉर्स है या ये लॉयन है, तो आप उसको, चाहे आपको लॉयन बनना पड़े, आप उस तरह के साउंड निकाल के, उस तरह के एक्शन करके, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा फन आए, उसको हंसी आए, थोड़ा सा उसको इन्जॉयमेंट मिले और वो इन्वॉल्व हो आपके साथ। तब वो आपके साथ जब इंटरेस्ट लेने लगेगा, फिर उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे आप पहले पेरेंट्स के साथ बढ़ेगा, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, फिर हो सकता है कि जो न्यू कमर्स आएँ। हाँ, अगर बच्चे आपके कोई कज़न ब्रदर्स हैं या कोई हैं, बच्चों के साथ उनको कोशिश करें, लेकिन सबसे पहले बच्चों के साथ वो तभी इंटरेक्ट करेगा जब उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट आ चुका होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो पेरेंट्स को ही थेरेपिस्ट बन के उनको लगना पड़ेगा बच्चों के साथ। इसके बाद फिर आगे की चीज़ें वर्क करना शुरू करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ है होम्योपैथिक मेडिसिन का। होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी हेल्पफुल, और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों में तो बहुत क्विक रिकवरी भी शुरू हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सर्टेन सिचुएशन, जिसकी जितनी सीवियरिटी है, बिकॉज ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो सीवियर, माइल्ड एंड मॉडरेट ऑटिज़म डायग्नोस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। पर बहुत होपफुल रिजल्ट्स हैं। और कई सारे मेडिसिन्स हैं। कोई मेडिसिन्स का नाम लेना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि जब तक प्रॉपर एक फिजिशियन पूरी स्थिति को असेसमेंट नहीं करेगा, पूरा केस अंडरस्टैंड करके सारी सिचुएशन को, जब तक बच्चे का पूरा असेसमेंट नहीं करता, तो किसी मेडिसिन को कंक्लूजन पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। फिर भी कुछ मेडिसिन जैसे स्ट्रेमोनियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, बेलाडोना है, बहुत सारी मेडिसिन हैं। जो कोई भी मेडिसिन हो सकती है जो बच्चे को सूट कर सकती है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इवन दो ऑटिस्टिक बच्चों के कई सारे सिम्टम्स कॉमन होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक इंडिविजुअलिटी होती है। तो इस वजह से हमें जो होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलाइजेशन। सो मीट अ फिजिशियन हु इज़ एबल टू इंडिविजुअलाइज, जिसको इसकी नॉलेज हो, जिसको इसकी समझ हो, उनसे आप मिलिए और इंडिविजुअलाइज करा के अपने बच्चे को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। आपको रिकवरी फास्ट मिलना शुरू हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि एक जो पेरेंट्स की क्वेश्चन रहती है, क्वेरी रहती है ज़्यादातर, कि हम स्कूल भेजें बच्चों को। मेरा ये कहना है कि स्कूल तभी भेजें बच्चों को जब बच्चा थोड़ा सा इंटरेक्ट करना शुरू कर दे। अगर बच्चा इंटरेक्ट कर नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो वो उसकी स्थिति यही होगी कि भीड़ में भी वो तन्हा रहेगा। सारे जो और बच्चे रहेंगे वो अपने आप में इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो उसका वो टाइम जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट में चला जाएगा।
अब बात करते हैं क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब ये है कि आपने 3 घंटा आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व हुए या आपने कोई थेरेपी कराई। थेरेपी कराने के बाद वापस आप जब घर आए तो आपने बच्चे को फ्री छोड़ दिया। अब आपका 3 घंटा आपका वर्क जो आप इंगेज हुए बच्चे के साथ और 3 घंटा नहीं इंगेज हुए तो बच्चा कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन में फिर पहुंचने लगता है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि असेसमेंट करते हुए सिचुएशन के हिसाब से ये लोगों की सलाह पे नहीं करना है कि किसी ने कह दिया, खासकर जो एक्सपर्ट नहीं है उनकी भी सलाह ले रहे हैं। किसी की भी सलाह से आप इस तरह के सिचुएशन में एक्ट नहीं करना है। थोड़ा सा एक्सपर्ट राय की ज़रूरत है। आप अपने नॉलेज लीजिए अपने हिसाब से और एक्सपर्ट की राय लीजिए। आपको निश्चित रूप से जो है आइडिया लग जाएगा कि हमें बच्चे को कब स्कूल भेजना है। और बहुत सारे पेरेंट्स आके बताते भी हैं कि मैंने स्कूल भेजा लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, टाइम का वेस्ट होता है, पैसे की वेस्टेज हो रही है। तो ये बिल्कुल बात सही है। जब बच्चा इंटरेक्ट करने लगे तभी आप स्कूल भेजें। अब बात आती है कि थेरेपीज़ की। थेरेपीज़ का अपना एक रोल है इस तरह के बच्चों में, अगर आपके, लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि आपका कितना टाइम उसमें डिवोट हो रहा है और कितना डिस्टेंस पे आपका थेरेपी सेंटर है। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस थेरेपी कराने के लिए सिटी को शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को, या आप 2 घंटा ट्रैवल करके जा रहे हैं बच्चे को थेरेपी करवाने। तो कहीं ना कहीं जो टाइम आपको बच्चे के साथ इंगेज करना है वो आप टाइम जो है बहुत सारा किल हो रहा है, अननेसेसरी किल हो रहा है। तो उसे हमें अवॉइड करने के लिए कोशिश ये करनी है कि इस थेरेपी के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कि बच्चे के साथ इंगेज करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझ के घर में करवाने की कोशिश करें तो हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वॉचफुल रहना। अगर आप थेरेपी करवाते भी हैं तो मैंने देखा है कई सारे पेरेंट्स ने आके बताया है कि हम बिहेवियरल थेरेपी कराने के लिए गए। कई बार जो थेरेपी सेंटर्स पे होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, वो लोग कई बार बच्चों के साथ हार्डली पेश आते हैं और वो जो है बच्चे के लिए सही नहीं होता है। कई बार बच्चे घर में इरिटेबल नहीं थे और थेरेपी सेंटर जाके वो इरिटेबिलिटी लेके आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो दरवाज़ा बंद कर देंगे, तुमको ये करना ही करना है, या बाथरूम में बंद करते हुए करने का भी केस मैंने सुना है। और पेरेंट्स को कह देते हैं आप बाहर बैठ जाइए, अभी हम इसको सिखा देते हैं, ये ऐसे नहीं सीखेगा। तो इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं, इस तरह की कंडीशंस से बच्चों को हमें बचाना है। हमें अपनी अवेयरनेस के साथ जो है इसके थेरेपी करवाना है या इसके ट्रीटमेंट पे जाना है। और एक बात, हमें बच्चों का शुगर लेवल, मतलब बच्चों को शुगर जो कंपोनेंट्स है वो नहीं देना है, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ है जैसे ही हम शुगर देते हैं बच्चों में जो हाइपर एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो अब हम सोचते हैं कि शुगर सिर्फ खाली जो हम दूध में चीनी देते हैं या डायरेक्ट कोई कैंडी देते हैं उसी में होगी, लेकिन आप कोई चिप्स दे रहे हैं, कोई भी चीज़ दे रहे हैं, उसमें सब में जो है शुगर की जो भी कंटेंट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बच्चों को समझाने के लिए या कोई परेशान कर रहे हैं तो उनको हमने चॉकलेट पकड़ा दी। अब चॉकलेट देने के बाद वो और हाइपर एक्टिव, मैंने खुद अपनी क्लिनिक पे देखा है कि पेरेंट्स ने बच्चे को चॉकलेट पकड़ा दी कि वो डॉक्टर से अच्छे से बात कर सकें, और बच्चा और हाइपर एक्टिव हो गया थोड़ी देर में। तो हमें इन चीज़ों को कोशिश करना है कि हम अवॉइड करें। दूसरी, अगर आपके बच्चे में कोई कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या कोई ब्लॉटिंग की दिक्कत है, वॉमिटिंग की दिक्कत है, डायरिया की परेशानी है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी कुछ दिन के लिए अवॉइड करना है। आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि अवॉइड करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिले। अगर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं तो आप जो है डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करके और गुड क्वालिटी आप कुछ प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। नहीं तो सिंपल सा हमारे घरों में आसपास मिल जाता है इसबगोल, बहुत सारा पानी में मिला के अगर बच्चा खा लेता है, अगर वो पी लेता है इसबगोल, जैसे मान लीजिए 1 गिलास जो है पानी में 1 चम्मच या आधा चम्मच इसबगोल मिला के देते हैं तो बच्चे का गट क्लियर होने के चांसेस बहुत आसान हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हमें बच्चे के जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं उनको समझते रहना है कि क्या क्या चेंजेस एज के अकॉर्डिंग आते हैं, या
जैसे कि मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं कब आते हैं, डाइसिलेबिक कब आते हैं, मतलब दो दो शब्द कब मिला के बोलना शुरू कर देता है पहला शब्द। तो हमें धीरे धीरे करके उनकी आदत दिलानी है। अगर बच्चा मान लीजिए माँ कह रहा है, मम्मा कह रहा है, मम्मा दूध कह रहा है, मम्मा पानी, तो आप कोशिश करो उसको समझाने की कि नहीं बेटा, आप बोलो मम्मा पानी लाओ। तो आप ऐसे करके कोशिश कर सकते हो कि एक वर्ड उसके साथ और आपने ऐड कराया तो बच्चा आपको 3 शब्दों वाला सेंटेंस बोलने के लिए प्लान कर सकता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी चीज़ जब बच्चे को बताएं या समझाएं तो प्रॉपर एक्शन के साथ, प्रॉपर साउंड के साथ एंड प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, जब बच्चा थोड़ा आपके साथ इंटरेक्ट करने लगे, आई कांटेक्ट करने लगे, तो आप प्रॉपर आप एक्सप्रेशन देना है। जैसे कि सपोज़ करिए कि बच्चे आपको किसी चीज़ को मना करना है, जैसे आपने बोला कि चिंटू ये काम ना करो, बेटा ये काम ना करो, ऐसे नहीं, नो नो बेटा डोंट डू दिस, ऐसे नहीं करना है। तो आप जब इस तरह से बोलेंगे तो उसको जो है आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज भी दिख रही है, उसको साउंड भी दिख रहा है, एक्सप्रेशन भी दिख रहे हैं। तो जब इस तरह से आप बात करेंगे तो बच्चों में एक जो मेमोरी बनती है वो एक पॉजिटिव मेमोरी बनेगी, बाद में वो खुद उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बच्चे अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये देखना है कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्या चीज़ उसको ज़्यादा पसंद है। तो हमें उसके इमोशंस को नज़र में रखते हुए ही कोई भी चीज़ करनी है। किसी भी चीज़ के लिए हमें उसको फोर्स नहीं करना है। अगर हम फोर्स करेंगे तो बच्चा रिवेलियस होगा, रिवॉल्ट करेगा, इरिटेबल होगा और आपका जो वर्क है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चे के साथ जब भी इंटरेक्ट करें तो हम कितना भी हमारे अंदर अनरेस्ट है, हम जो है परेशान हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके साथ बहुत ही प्रॉपर पेश आना है और खुद फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये समझ लीजिए कि एक बहुत पेशेंस वाला काम है, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है थेरेपी देना या बच्चे के साथ। इसमें सिर्फ ये है कि पेशेंस और समय कितना आप दे सकते हैं, उसी से इसकी रिकवरी सुनिश्चित होगी। और हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जब भी हमारे सामने बच्चे का कोई भी कंडीशन या कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ बच्चा इरिटेबल होता है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से उसकी बात को, ऐसा नहीं कि हमें उसकी सारी बात मान लेनी है, लेकिन हमें उसको किसी भी तरह से उस समय उसको कूल डाउन करना है और उसके बाद ही जो है हम जो है उसको दूसरी सिचुएशन में डालें। हाँ, अक्सर ये देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को बाहर ले जाने में थोड़ा हिचकते हैं, स्पेशली कोई फंक्शन है या कोई शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि वहाँ जाके परेशान करेगा। पर लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अपने साथ ले जाएं, जिससे कि बच्चे को न्यू इंटरेक्शंस मिलेंगे तो उसकी लर्निंग में एक नई चीज़ जुड़ेगी। ठीक है, तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि इस ASD के केस में, ऑटिज़म के केस में, parents are best therapist and your home is best therapy center. So I hope कि मैंने कुछ जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उससे आपको हेल्प मिलेगी, और अधिक कोई और किसी तरह की जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।